जो पत्रकार रहता है उसमें आपके अनुसार कौन कौन से गुण होने चाहिए? आपके अनुसार काका कैसा कहाँ गलती हुआ? काफी बड़े लीडर, मैं आज भी यहाँ घूमता हूँ, ये माने जाते हैं भाई इतने मिलनसार हैं कि गुलाब कमरोज लगभग अपने विधानसभा में सारे जगह घूमे, उनके बाद भी लगभग 6 जगहों से आए, तो क्या कहना चाहिए? हमारे ही आपके मीडिया में एक लड़का है ज्ञानेंद्र तिवारी, है ना, इस समय खुद का उनका चैनल चल रहा है जी, विस्तार न्यूज में, वो भी हमारे स्टूडेंट हैं। हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे। हेलो हेलो बोले मैं हाल गयो, फोन करके एक ठन थारी में 2 ठन अंडा, एक गरम और एक ठंडा, बताओ का चीज में? नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अमित कुमार और आप सभी का स्वागत है टीजीबी मीडिया में। और आज के हमारे खास कार्यक्रम नारी शक्ति विशेष में, जैसे कि आप जानते हैं कि हम हर बार की तरह जो है लगातार आप सभी के सामने टीजीबी मीडिया के माध्यम से एक विशेष नारी शक्ति, एक जो है नामचीन हस्तियों को आप सभी के सामने रूबरू करते हैं। और उसी के बीच आज हम आए हैं जनकपुर क्षेत्र, ये जो है जिला एमसीबी के अंतर्गत आता है, और हमारे बीच उपस्थित हैं नीरजा सिंह मैम, जो अपने क्षेत्र में जो है काफी चर्चित हैं। और मैम के स्वागत के लिए मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगा। सृष्टि नहीं नारी बिना, यही जगत का आधार है। नारी की हर रूप और इसकी महिमा बड़ी अपार है। तो सर्वप्रथम स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। बहुत धन्यवाद अमीन जी, बहुत अच्छी लाइन्स आपने कही है। जी जी धन्यवाद। हम काफी नाम सुना है मैम, तो बहुत इच्छा भी रहा आपसे मिलने, 6 महीने बाद मुलाकात भी हो गया आपसे। तो पहला सवाल आपसे रहेगा मैम, कैसा रहा आपका जीवन, यहाँ तक का आपका सफर कैसा रहा मैम? काफी उतार चढ़ाव से बढ़ा हुआ जी, उतार चढ़ाव जीवन के सुख दुख से ओतप्रोत। बचपन कहेंगे अगर तो जन्म हुआ लखनऊ में, और पिताजी हमारे बिजनेसमैन थे, साथ में आरएसएस में से भी जुड़े थे, और आगे चल के उन्होंने संपादक का कार्य किया। तो पूजनीय अर्जुन सिंह, जिनके द्वारा बहुत कुछ सीखने को मिला उनके संपर्क में। संपादक मतलब मीडिया के क्षेत्र में? जी, मीडिया के क्षेत्र में। हमारे यहाँ से पापा हमारे संपादक थे, आगे चल के वो संपादकीय कार्य करने लगे, प्रेस था हमारा, और 3 भाषाओं में हम पत्रिका हमारे यहाँ से निकलती है। वाह, कौन कौन सा भाषा थे? हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। वाह, तो भाई अब संपादन क्षेत्र में तो पत्रकारिता का काफी रुचि भी होगा मैम आपको? हाँ, बचपन से, चूंकि घर का वही काम था अगर एक तरह से कहें तो पापा हम लोगों को न्यूज़ निकालना, हेड निकालना और न्यूज़ बनाना, स्टोरी लिखना, ये सब कुछ उनकी शिक्षा ही थी एक तरह से। और हम लोग उस क्षेत्र में भी थोड़ा थोड़ा काम करते चले गए। वाह, ये एक आउट ऑफ क्वेश्चन रहेगा मैं इसी से जुड़ता पत्रकारिता से। एक जो पत्रकार रहता है उसमें आपके अनुसार कौन कौन से गुण होने चाहिए आपके अनुसार? मेरे अनुसार सबसे पहले तो निर्भीक होना चाहिए, निडर, उसके ऊपर किसी के दबाव का कोई प्रेशर ना आए, स्पष्टवादिता होना चाहिए। जो मैंने अपने पिताजी में देखा उसी का उल्लेख आपसे करेंगे। निर्भीकता, स्पष्टवादिता और समाज के लिए कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, वाक्पटुता होनी ही चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई गरीब का न्यूज़ है तो उसे हम दबा दें और किसी अच्छे नेता या कुछ भी कोई अच्छे बड़े कह रहे हैं तो उसको हम ला दें। हमारे लिए एक रूपता होनी चाहिए। ये गुण अगर किसी में है तो वाकई में वो पत्रकार है। वाह, बहुत सुंदर आंसर दिए। मैं तो ये सोचा नहीं था कि भाई इतना खूबसूरत आप जवाब भी दे पाएंगे।
तो इसी के साथ ये भी सवाल है, ये आपके क्षेत्र में आम तो मैम आपका हॉस्टल भी घूमा, बहुत काफ़ी अच्छा लगा, बहुत व्यवस्थित ढंग से। तो ये स्कूल की शुरुआत कहाँ से और कैसे, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। हाँ, सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने हॉस्टल देखने के बाद पसंद किया। और स्कूल एजुकेशन से बचपन से ही मेरे पिताजी की सोच रही है कि लड़कियों को या बच्चों को पढ़ाना पहले ज़रूरी है। और जब तक हम अपने मायके में थे तो वहाँ कभी हमारे यहाँ ट्यूशन नहीं लगा, हम अपने भाई बहनों को पढ़ाया करते थे। तो वो एक था अंदर में। और इस क्षेत्र में शादी के बाद आने में, यहाँ आए तो प्राइवेट स्कूल उस समय नहीं था, यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल्स थे जहाँ जिसको हम देखे और समझे सुने। समाज में निकलने का मौका मिला क्योंकि ससुर जी हमारे HM रहे, हेडमास्टर थे। मेरे पतिदेव भी शिक्षा विभाग से ही जुड़े रहे, वो भी यहाँ पे प्राचार्य के पद पे काम किए। तो एक तरह से बैकग्राउंड भी हमारा शिक्षा से जुड़ा रहा और शुरू से। और घर पे तो था ही, क्योंकि पत्रकारिता से जुड़े थे, एजुकेशनल। पापा हमारे बहुत मतलब ज़मीन वगैरह भी दान किए हैं उन्होंने, 2-3 स्कूल्स बनवाए बच्चों के पढ़ने के लिए। क्योंकि राजनीति से जुड़ना, पत्रकारिता से जुड़ना, संपादकीय कार्य में रहना, तो एक ऐसे लोगों के बीच में जब आप रहते हैं तो अपने आप आपको कुछ सीखना नहीं पड़ता है, आप अपने आप शिक्षित होते चले जाते हैं और सीखते चले जाते हैं। तो राजनीति और एजुकेशन, ये दोनों, पॉलिटिक्स और एजुकेशन का मिला जुला जो समन्वय है वो बाई ब्लड हमारे अंदर है। और पिताजी के संसर्ग में हम लोग काफ़ी अच्छा जीवन जिए, जिसको कहा जाएगा। शादी के बाद भी यहाँ आने पे ससुर जी और मेरे पतिदेव, मेरे पूरे परिवार का, मेरे जो देवर हैं, देवरानियाँ हैं, सबका बहुत अच्छा सहयोग रहा। सारे बच्चे हमारे घर में एजुकेटेड है। लेकिन समाज में, यहाँ के समाज में निकलने पे मुझे लगता था कि लड़कियों और स्त्रियों के लिए थोड़ा सा एजुकेशन कम था, उसको करना चाहिए। तो ये एक था हमारा शिक्षा से जुड़ा। तो जहाँ भी हम बैठते थे, जिनके पास बैठते थे, कुछ ना कुछ ऐसी बातें हमारे उनके बीच होती थी कि मैडम आप बहुत अच्छा समझाती हैं, तो आप क्यों नहीं पढ़ाती हैं। और आपको बताएं कि 2 बार हम सेलेक्ट भी हुए। उस समय हमारे ज़माने में PSC हुआ करता था, तो मैंने PSC फाइट किया और निकाल भी लिया था। लेकिन गवर्नमेंट जॉब नहीं पसंद होने की वजह से हम उससे नहीं जुड़े। और खुद का बिजनेस समझो। जी, बिजनेस शब्द मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए ये था कि किस तरह से अपने हिसाब से बच्चों को बनाया जाए, और ये आप प्राइवेट काम में ही कर सकते हैं। समाज सेवा। जी, समाज सेवा भी होती है, प्लस अगर हम 10 घर के लोगों से जुड़ते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते तो हैं कि गवर्नमेंट जॉब हमको मिले, और ज्ञान होते हुए भी नहीं उनको मिल पाता, तो वो फिर हमारे यहाँ आते हैं, हम प्राइवेट सेक्टर वालों के पास, हम उनको मौका देते हैं। और इस तरह से सबसे बड़ा दीप अगर है ज्ञान का, वो अगर हम समाज में जलाए हुए हैं तो हम समझते हैं कि सबसे बड़ा काम हम ही कर रहे हैं। काम तो हर किसी का अच्छा है। अगर जॉब के हिसाब से देखें, पेशे के हिसाब से देखें, तो डॉक्टर भी अपनी जगह पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इंजीनियर्स कर रहे हैं। तो मेरा ये कहना नहीं है, कदापि नहीं है कि और काम जो है गौण है, पर मेरे जो पिताजी से मिले हुए संस्कारों के द्वारा अगर हम एजुकेशन किसी को देते हैं, एक भी व्यक्ति को अगर हम शिक्षित करते हैं, तो हम समझते हैं कि हमने इंसान होने का बहुत बड़ा कर्तव्य किया हुआ। चलो, ये तो बहुत अच्छा लगा, आपका प्रारंभिक जीवन भी पता चल गया, पत्रकारिता की पता चला और शिक्षा का भी। लेकिन बीच में आप जिक्र भी कर रहे थे, मैं यहाँ सुनने में भी क्या राजनीति में भी है, तो वो किस्सा थोड़ा बताएंगे आप अपना राजनीति। ये मेरा सौभाग्य था कि मेरे ससुर साहब जुड़े थे राजनीति से, और मेरी शादी के करीब 1.5-2 साल बाद ही मुझे कांग्रेस पार्टी से जोड़ दिया गया। और कांग्रेस पार्टी से न केवल सदस्य के रूप में बल्कि ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में जोड़ा गया। तो तब से निरंतर समाज के लिए कुछ ना कुछ एक करने का था ही, जो पिता के घर से ही मिला था। और वो करते चले जा रहे हैं। राजनीतिक जीवन मेरा
कठिन तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि मेरे बुजुर्गों का सबका बहुत प्यार मिला जी। और जो भी उन्होंने मेरे अंदर देखा होगा तो मुझे जोड़ते चले गए कहीं ना कहीं, यहाँ ये करना है, ऐसे करना है, तो जो भी समझाते थे उस हिसाब से। और समाज में मुझे लगा कि अगर लोगों के दिलों तक आपको पहुंचना है तो ये भी एक जरिया है। एजुकेशन तो है, क्योंकि हम उनके बच्चों के द्वारा उनसे रूबरू होते हैं। जी, जी। और अगर हम राजनीति में जुड़ते हैं तो हम समझते हैं कि हम उन कामों को अंजाम देते हैं जो कभी हमारे दिमाग में पड़ा हुआ है कि हमें ये करना है, ये करना है। अब जैसे आप एक सोर्स लगाते हैं केवल कि विधायक के पास आप अर्जी लेके जाएंगे, सांसद के पास अर्जी लेके, लेकिन आप एक छोटे से पोस्ट पे भी हो जाते हैं तो हम डायरेक्ट मिलते हैं। और ये सीढ़ी जो ये पायदान होता है, यहाँ से हम समझते हैं कि सिर्फ तालियों की गड़गड़ाहट नहीं मिलती, समाज के लिए कुछ करने की जो सोच होती है वो सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चलती चली जाती है। तो यहाँ से राजनीति का प्रादुर्भाव हुआ और तब से आज तक अच्छे पोस्ट पे बने हुए। कौन से पोस्ट पार्टी में? कांग्रेस ब्लॉक महिला अध्यक्ष के रूप में मनोनीत है। सर ये तो बहुत अच्छा लगा हम जान के, लेकिन आप पहले बताया कि आपके पिताजी जो है आरएसएस के थे जी, वो बीजेपी सपोर्टर रहते हैं, आरएसएस। फिर कांग्रेस कैसे आया बना? वो मायके में, अच्छा। और ससुराल पक्ष जो था वो कांग्रेस से जुड़ा हुआ था। तो नेचुरल है कि जब लड़कियां शादी के बाद आती हैं तो करती वही हैं जो ससुराल चाहता है, और सारे लोग यहाँ कांग्रेस से जुड़े थे। उस समय भी था इंदिरा जी का। इंदिरा जी की गोद में बैठ के जलपान करने का सौभाग्य मुझे मिला पिता के समय में, और आपके कई नेताओं के साथ बैठने का, कई मंत्रियों के साथ, मतलब पिताजी मेरे विधायक सांसद बनाया करते थे, मेकर थे वो। तो उनके संसर्ग में रह के बहुत सारे, चंद्रशेखर जी है ना, और भी बहुत सारे नेता, किसका हम नाम, जगजीवन राम, पुराने नेताओं में आप जाए, चौधरी चरण सिंह, ऐसे पुराने बहुत सारे नेता। मुझे अभी उतनी तो उतना पुराने याद नहीं है जी। और इन सब के साथ, क्योंकि उस समय तक जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तो कोई दिन ऐसा नहीं होता था कि हमारे यहाँ कोई ना आए। और पापा हमारे चूँकि संपादकीय कार्य से जब जुड़ गए तो उस समय से उनका जो जीवन बिल्कुल अलग हुआ, और काफ़ी लोगों का आशीर्वाद उनको भी मिलता था और उनका आशीर्वाद लोगों को मिलता था। चलिए एक और मेरे मन में सवाल आया, आप कांग्रेस पार्टी ब्लॉक अध्यक्ष जी। काका का लगभग सब मीडिया रिपोर्टर भी मिले हुए हैं, हाल ही में विधानसभा चुनाव गए, नए सिम बने, लेकिन आपके अनुसार काका का ऐसा कहाँ गलती हुआ क्योंकि मीडिया तो पकड़ नहीं पाई? आपके अनुसार क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गलती कोई करता नहीं है, गलती हमारी जनता निकालती है। अच्छा। गलती तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने नई विधाएं लाई, उन्होंने कुछ ऐसी विधाएं दी हैं जनता को, समाज को, कार्य बहुत कार्य किए। अब आपके जो गोधन का, उन्होंने गोबर के ऊपर में पैसे कमाने की प्रक्रिया तो उन्होंने ही शुरू की, छत्तीसगढ़िया वाद को लाने में। बिल्कुल। और इस हार जीते का अलग मैटर है, वो अलग मैटर है, क्योंकि जनता मेरे ख्याल से शायद ये सोचने लगी है कि एक बार इसको बनाओ और एक बार उसको बनाओ। ये भी हाँ, उनके हिसाब से। जैसे हम जाते हैं लोगों के बीच में और हम पूछते हैं कि कहाँ कमी थी हमारी नीतियों में, हमारी चीज़ों में। नहीं मैडम, काम बहुत अच्छा था, लेकिन क्या है कि अब हम सोचे कि थोड़ा बदल दें। तो अगर इस विचारधारा पे लोग चल रहे हैं फिर उसमें तो न काका का दोष और न पार्टी का दोष। सर ये तो कमरों जी का कैसे हारो, काफी बड़े लीडर, मैं आज भी यहाँ घूमता हूँ कि माने जाते हैं भाई इतने मिलनसार हैं कि आप कमरों जी लगभग अपने विधानसभा में सारे जगह घूमे, उनके बाद भी लगभग 6 जगहों से हारे, तो क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है आपका ये। जी। एक प्रतिभाशाली व्यक्तित्व, अब हम थोड़ा इसमें मतलब ऐसी चीज़ों को भी लाएंगे जो बीजेपी से भी रिलेटेड हैं और कांग्रेस से। जी बिल्कुल। जैसे हमारे पूर्व विधायक फूलचंद जी,
वो भी बहुत अच्छे थे। इस क्षेत्र के विकास के लिए उन्होंने बहुत काम किया, वो अविस्मरणीय है, उसको हम बोल नहीं सकते, लेकिन वो भी चले गए। ठीक, गुलाब कमरो जी, घर घर में जाना, कोई ऐसा सुख दुख नहीं जो कमरो जी जाके व्यक्ति विशेष से ना मिले। और आज उनके ना होने पे वो क्यों नहीं आए, यह प्रश्न बहुत गूढ़ है। इसका जवाब तो आज तक हम लोग भी नहीं ढूंढ पा रहे हैं, क्योंकि जो जनता उनको वोट नहीं दी, तो शायद मेरा मानना है कि महिलाओं को जो 1000 रुपए देने का वादा किया गया बीजेपी के द्वारा, शायद ये ही लहर कमरो जी को पीछे छोड़ दिया। लेकिन उस टाइम तो कांग्रेस भी अपना उतारी थी कि हम, कांग्रेस ने बाद में सांसद के समय में कहा, और देखिए हमारे सांसद चुन के आ गए। हाँ, इसलिए ये भी मैं सवाल करने वाला था, इसमें कैसे? तो वही मेरा पर्सनल अपना जो एक ओपिनियन है, बिकॉज हम जाते हैं औरतों के बीच में, तो जब पूछते हैं कि क्या दिक्कत क्या थी, कमरो जी से क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं, उनके जैसा तो विधायक हमको मिलेगा ही नहीं बहन जी। तो जब नहीं मिलेगा तो उनको मौका क्यों नहीं दिए? वो क्या है कि वो बहन जी ने कहा था ना 1000 रुपए देंगे, और वो हमारे अकाउंट में आने लग गया 2 महीने से। तो शायद हम कंफर्म तो नहीं कर सकते किसी चीज़ को, मगर शायद क्योंकि महिलाओं का वोट एक तरफा गया, जो मेरा मानना है। और कहीं कुछ अगर हम पार्टीगत बात करते हैं तो निचली सतह पर, मैं आज भी इस बात को दोहरा रही हूँ, मैंने पहले भी अपने दिग्गजों के सामने भी इस बात की चर्चा की थी कि निचली सतह पे शायद कहीं ना कहीं कांग्रेसी कमजोर पड़ते हैं। जो संगठन बीजेपी का काम करता है, गांव गांव जाके लोगों से लेके, वो शायद हमारे लोग नहीं कर पा रहे, आज भी नहीं कर पा रहे, रीजन चाहे आप जो कह लीजिए, पर एक उनका संगठन जो इस तरह से फैला हुआ है, जो आप गांव में जाते हो, नहीं हम वो ऐसा वो वैसा, नीतियां तो वही हैं लगभग जो कांग्रेस की थी, शायद वही बीजेपी की है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देना, नाम बदल देना, अगर हम बहुत गूढ़ में जाएंगे, बहुत अंदर जाएंगे, तो आप देखिए कि चीजें वही हैं, नाम बदल दिया गया है ना। तो नाम बदल देने से नीतियों में परिवर्तन नहीं होता, आज भी काम वही हो रहे हैं जो कांग्रेसियों ने किए थे। मुझे एक भी काम बता दे ऐसा बीजेपी ने किया यहाँ पर आके, नहीं हुआ है। जो हमने कभी अपने जमाने में पास किया था, कॉलेज की सोच, बड़े अस्पताल की सोच, सड़कों की सोच, पुल पुलिया की सोच, न्यायालय की सोच, वो सारे काम बीजेपी के समय में हो रहे हैं। तो काम तो हमने ही किया ना, उसको शुरुआत तो हमारी ही है। तो किसी चीज की जब आप नींव रख देते हैं तो कंगूरे बनने में टाइम नहीं लगता। अब पार्टीगत अगर लेते हैं तो मेरे ख्याल से कांग्रेस से अच्छी पार्टी ना है ना होगी। और ये सभी हमारे बच्चे ही हैं जो निकल के पार्टी से बाहर हो जा रहे हैं और फिर आकर के अपने नीतियों को बताते हैं। अभी तो एक कोई भी बहुत वायरल भी हो रहा था सोशल मीडिया में कि भाजपा में इतने कांग्रेस हैं कि अगर पूरे कांग्रेस वाले वापस भाजपा में जितने कांग्रेसी वापस आ जाएंगे तो बीजेपी बचेगी, जरूरत ही नहीं मुझे बोलने की जरूरत है। एक टोकरे में आप बहुत सारे फूल रखें, है ना, फूल रखें बहुत सारे, गुलाब के अलग अलग वेराइटी आप रख दे पर कहलाएगा गुलाबी। तो बीजेपी भी ऐसे अलग अलग कलेक्शन हमारे यहाँ से ले जरूर लिया है तो चुनिंदा लोग कभी कभी कुछ अपने मनमुटाव हो जाते हैं और उसके वजह से भी लोग आगे पीछे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। जो है वो है। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा हम चर्चा करके, और लगभग हम देख रहे हैं सभी चीजों में सही पकड़ा है, चाहे आप सांस्कृतिक लें, धार्मिक लें, राजनीतिक लें, या पत्रकारिता के क्षेत्र लें, या एजुकेशन का लें आपका, तो इन सब में आपको पहले भी किस में ज्यादा रुचि थी और वर्तमान में भी किस चीज में ज्यादा रुचि है आपको? देखिए, समाज सुधार, समाज के लिए कुछ करना, प्लस एजुकेशन तो बहुत ज़रूरी है। शिक्षा अगर होगा तो समाज का स्तर अपने आप अच्छा हो जाएगा। यदि हमारे बच्चे शिक्षित होंगे
तो हमारे घर की स्त्रियां शिक्षित होंगी तो अपने आप समाज अच्छा होगा। हम पहले से भी देख सकते हैं और आज भी उन चीज़ों को हम देख रहे हैं। तो इसलिए मेरा तो केवल ये पोस्टर बनाने की ज़रूरत नहीं है कि बालिका पढ़ाओ बालिका बचाओ, उसको क्रियान्वयन कीजिए। और मेरा उन बालिकाओं से भी ये अनुरोध है कि केवल आप स्कूल जाना है, हमको पढ़ना है और फिर सर्टिफिकेट हो जाने पे हमको एक ऐसे मतलब वेल एजुकेटेड लड़के से शादी कर लेना कि हमारा जीवन सुरक्षित हो जाए, नहीं। एक अपने नाम की तख्ती हमारे घर के सामने होनी चाहिए। हर महिला ऐसा सोच ले, हर महिला अपने लिए सोचे, खुद के लिए सोचे, खुद को प्यार करे, तो ये तभी संभव है जब वो शिक्षित होगी। तभी धर्म का भी होगा, तभी सारी चीजें सुधर जाएंगी। उसके बाद एक शिक्षित महिला 2 कुल को सार्थक करती है ना, एक मायका और दूसरा ससुराल। तो बालिका को केवल तख्ती पे मत पढ़ाओ, बालिकाएं भी इस बात की सोच, ये जो सोच है ना, इसको लेके चले कि मुझे पढ़ना है और कुछ बनना है, और बनने के बाद भूल ना जाए कि मेरा और भी काम क्या है। सही। तो परिवार और शिक्षा दोनों का समन्वय अगर अच्छा रहेगा तो हमारा समाज बहुत अच्छा और सशक्त निकलेगा। चलो, मतलब ये जान के अच्छा लगा कि आपको सबसे ज्यादा रुचि पढ़ाई क्षेत्र में होता है। इसके साथ साथ ये देखें हम, जैसे आप आए तो काफी बच्चे भी हैं मैम आपके यहाँ, तो ये सब स्कूल का आपका मैनेजमेंट कैसे होता है? हाँ, स्कूल संचालन देखिए, बेटा और हम और मेरी एक बेटी है यहाँ पे लोकल में ही ब्याही है, वो हम तीनों मिलके करते हैं। तो तीनों के विचार, हमारी एक अपनी कमेटी बनी हुई है। हम जब किसी परेशानी में होते हैं तो वो कमेटी हमारा मार्गदर्शन करती है, और चूँकि हम सब लोकल हैं तो सब मिलजुल करके करते हैं काम को, कोई दिक्कत नहीं आती। बच्चे कितने हैं हम टीचर के ये जानना चाहिए? टीचर स्टाफ लगभग 18 से 20 है हमारे पास, और 2 स्वीपर हैं। हॉस्टल है हमारे पास तो 2 कुक हैं, एक प्यून है। ऐसे सारा अगर पूरे इन ऑल कहेंगे तो 28 का हमारे पास। बच्चे कितने हैं लगभग 700 बच्चे हैं। वाह, चलो ये तो रहा। एजुकेशन सिस्टम पे बात हो रहे थे, एक और क्वेश्चन करना चाहूँगा मैं। वर्तमान एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए और या कैसा चेंज करना चाहिए, और उसको क्यों, जिससे बच्चे को हेल्प मिले? जी, सिस्टम के ऊपर तो नहीं कुछ बोल सकते, क्योंकि गवर्नमेंट जो लागू करती है कुछ बेहतर ही सोच के लागू करती होगी। मगर मेरा एक टीचर के हिसाब से जो सोच है बच्चों के लिए, कि जब हम 5वीं और 8वीं में परीक्षाएं, बोर्ड परीक्षाएं लेते थे, जिसको अभी समाप्त कर दिया गया है, तो 5वीं में पेरेंट्स प्लस बच्चे को एक डर होता था कि बोर्ड है वाला, है ना, और बच्चे पढ़ते थे उस समय। अभी 8वीं तक जो आप पास कर दीजिए, 10वीं तक आपको कोई रोक नहीं है। तो ये सिस्टम अच्छा, इसके साथ में एक ये भी बंधन है हमारा कि बच्चे को हम डांट, हम समझा सकते हैं, लेकिन हम डांट नहीं, सब अपराध की श्रेणी में आता चला जा रहा, क्राइम हो गया। और जबकि हमारे वेदों में भी कहा गया है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं होगा, और डर भी जरूरी है। तो गुरु का डर भी होना चाहिए। ये डर ऐसा नहीं कि छड़ी लेके गुरु बैठा रहे, तभी आंखों का भी डर बहुत होता है, बातों का भी डर होता है। तो रिस्पेक्ट और मतलब अगर दोनों को पेरेंट्स समझते हैं, अगर बच्चों के माता पिता अगर इस चीज को, जैसे कि आप आ रहे हैं हमारे घर में, हम अगर दोनों हाथ उठा के आपको नमस्ते करेंगे तो मेरा बच्चा भी देख के आपको नमस्ते करेगा। ये भाव जब पेरेंट्स के पास होता है कि गुरु का सम्मान करना है ना, तो समाज में बच्चे और उनके पूरी फैमिली ये सम्मान देगी। प्लस बच्चे के मन में भी डर रहेगा। डर किस बात का होगा कि सर, हमारे जो भी टीचर्स हैं, हमारे जो अध्यापक हैं, वो हमारी कभी शिकायत ना लेके आए। तो ये जो बच्चा सोच लेता है कि हमारी कभी शिकायत ना हो, तो हमेशा बताए हुए रास्ते पे चलता है, तो ना उसको डांटना पड़ता है, ना उसको सब बोलना पड़ता है, सिर्फ समझाना पड़ता है। हम शिक्षक तो टार्च हैं, हम टॉर्च की तरह हैं, हम आपको रास्ता दिखाएंगे, चलना तो आपको खुद को है उस पर। तो जो हमारे पूर्व से पढ़ाए गए या अभी भी पढ़ाए गए
बच्चे जैसे एक रोहित सोनी करके बच्चा हमारा इंडिया का टॉपर है। वाह। हाँ, तो वो हमारे ही यहाँ से निकला है। अभी हाल फिलहाल में शैली करके बिटिया एक कॉमर्स से पढ़ी हैं और उन्होंने टॉप किया है, उनकी न्यू भी हमारे यहाँ से पढ़ी है। हमारे ही आपके मीडिया में एक लड़का है ज्ञानेंद्र तिवारी, है ना, इस समय खुद का उनका चैनल चल रहा है जी, विस्तार न्यूज में, वो भी हमारे स्टूडेंट हैं। इसके अलावा एक लड़की हमारी डॉक्टर बन गई है, इस समय यूजीसी में काम कर रही हैं। तो मेरे खुद के बच्चे टीचर हैं और एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बाद भी उसने शिक्षकीय कार्य को ही चुना है। तो विचार जो एक एजुकेशन से हमारा पूरा परिवार जो जुड़ा हुआ है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हम उस काम को करते आ रहे हैं। यानी ससुर जी हमारे शिक्षक थे, उसके बाद मेरे हस्बैंड रहे और हम आए, हम भी अपने समय के MA BEd हैं, हमने किया। और इसके बाद मेरी बेटी ने इसी क्षेत्र को चुना और इसके बाद मेरा बेटा जो जिसकी लीक अलग जरूर हुई, जिसको विदेशों से भी ऑफर मिले, वो अगर चाहे होते तो हमें छोड़ के और विदेश चले गए होते या कहीं और मल्टी सिटी में चले गए होते, पर उन्होंने अपने ही क्षेत्र को चुना और यहीं पे शासकीय महकमे से जुड़ करके और काम कर रहे हैं। लेकिन शिक्षकीय कार्य में एक चीज होता है कि आपको सम्मान भी मिलता है, अपरंपार सम्मान आपको अपरंपार मिलता है। गुरु आप हैं अगर, तो जो हम दे रहे हैं उसकी कीमत ही नहीं है, उसको कीमत पे मत आकिए। जो हमने फीस रखी हुई है कि 200, 400, 500, ये तो वो है कि संस्था को हमको चलाना है। चूंकि संस्था चलाना है तो हमको अर्निंग करनी पड़ेगी, है ना। और उसी से बहुत गरीब क्षेत्र है, बहुत फंस के पैसे आते हैं, पर हो गया ऊपर वाला है, जब हम अच्छे कार्य के लिए निकले हैं तो वो अंजाम देते हैं। तो इस तरह से ये पीढ़ी दर पीढ़ी जो हम शिक्षकीय कार्य करते आ रहे हैं, एक अलग हमने जगाया है ज्ञान का, संस्कार का, धर्म का, वो हम कर रहे हैं। चलो, ये बहुत अच्छा लगा। और ये कहना चाहेंगे, इतने बड़े बड़े आपके जो स्टूडेंट इतने मुकाम में पहुंचे, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर भी बना रहे। बिल्कुल। तो इसी के साथ एक और सवाल रहेगा, नारी शक्ति के लिए रहेगा, नारी उत्थान के लिए, और नारी उत्थान के लिए आपके द्वारा क्या किए गए हैं विशेष कार्य? जी देखिए, नाइट्स स्कूल्स जब शुरू हुए थे लगने और कलेक्टर साहब, उस समय हम यहाँ पे जनपद सदस्य थे जी, और मेरे ख्याल से फर्स्ट काउंसलर थे हम जनकपुर से, जब काउंसलर पोस्ट निर्मित किया गया था, बनाया गया था। तो उस समय में ऐसा लगता था मुझे कि अगर हमने आसपास की पड़ोस की औरतों को और उनसे भी उनके घर के लोगों को, जैसे नाम लिखने नहीं आता था, ये कुछ पेरेंट्स हमारे पास आते थे जिनको लिखने नहीं आता था, तो उनको हम बैठ के स्लेट कॉपी ले करके और सिखाया करते थे कि ऐसे अपना नाम। बहुत उसमें आपको आज भी झेलना पड़ा कि अरे अब का हम पढ़ब, बुढ़ौती गारब चली हम पढ़े मैडम, यह करैया। तो हम कहते थे कि नाम लिखे तो सीख ला। ये कौन सा बात होता है? यहाँ की है भाषा जी, थोड़ी सी हम बघेली और ये मिला करके ही बोलते हैं रिवैया। तो ये कहना चाहिए कि उस समय से स्त्रियों के लिए जो उचित हो, जो जरूरी हो, तो मेरा एक थोड़ा उनको समझाइश रहता ही है कि आप खूब काम करो, लेकिन अपने लिए भी करो, स्वयं के लिए करो, स्वयं से प्यार करो। और स्वयं के लिए करोगी नहीं तो जब तक तुम स्वस्थ नहीं रहोगे तो तुम्हारा परिवार कैसे स्वस्थ रहेगा। एक इसका सबसे, जैसे कि हम फूडिंग सिस्टम पे चलते हैं, परिवार में एक जो बहू होगी या माता होगी या भाभी होगी, आप देखते हैं कि वो पूरे परिवार को खाना खिला लेगी, ससुर जी को खिला लेगी, देवर जी को खिला लेगी, पति जी को खिला लेगी, बच्चों को खिला देगी, छोटे छोटे सारे को खिला लेगी, उसके बाद ही वो अपने लिए करती है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर कभी कम हो गया तो घबराओ मत। मेरा ये संदेश हमेशा से रहा है कि ये नहीं कि अब हम अपने लिए कौन जाए बनाने के लिए, रोटी हम नहीं बनाते हैं, या तो 2 रोटी ज़्यादा 4 रोटी बनाओ और बच जाए तो हम तो ऐसे संस्कृति को बिलोंग करते हैं कि सवेरे उठ करके कौवा को भी डाल सकते हैं, गैया को भी दे सकते हैं, कुत्ते को भी खिला सकते हैं। तो बचने पे हमारी रोटियों का उपयोग ये हो जाएगा, लेकिन खुद को भूखा मत रखो। दूसरी बात, आर्थिक दृष्टि से खुद को संपन्न बनाओ।
हर स्त्री को अपने लिए भी कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। आर्थिक दृष्टि से जब आप मजबूत रहेंगे, ऐसा नहीं कि हमारा हस्बैंड अच्छा खासा मोटा पैसा कमा रहा है तो मुझे समाज में काम करने की ज़रूरत नहीं है ज़रूरत। इकोनॉमिकली भी आप मजबूत होइए और आप क्या एजुकेटेड भी होइए, दोनों होइए। केवल नाम लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने घर का साहित्य भी पढ़ने आना चाहिए, अपने धर्म ग्रंथ को भी पढ़ने आना चाहिए। तो जब आप बच्चों, मेरे को हमेशा मतलब ऐसी स्त्रियां मेरे संपर्क में आती हैं कि मैडम आप इंग्लिश मीडियम स्कूल चल रहा है तो हमें अंग्रेजी नहीं आती, तो हम हमेशा उनको कहते हैं कि आप ये बात बच्चे को मत बताओ, बच्चा नहीं जानता कि आपको अंग्रेजी नहीं आती। जब आप उसको ABCD सिखाती हो ना, उसी समय में आप भी सीखो। और इस तरह से एक दिन जितनी चीजें वो सीख रहा है तो आप भी सीखने लगोगी। और कई सारी लेडीज हमारे इस बात को मानी है और आज अपने बच्चों के साथ वो भी शिक्षित हो रही हैं और समाज में अच्छा कार्य कर रही हैं। तो जो एकदम गांव से हैं, एकदम गांव से, जो कुछ मतलब कभी कभी ऐसा होता ना कि अब हम का करब पढ़ के, हाँ ये वाला जो आता है, अब हम का करब मैडम, काज बिया हो गई, इस लड़का बच्चा नाती नतपुर हमारे का करब हम पढ़ के। तो उस समय हमारा ये कहना रहता है कि जब आपका नाती आएगा और आपसे पूछेगा व्हाट इज योर नेम, तो आप बोलो कि माई नेम इज फला। तो इतना सीखो अपने ना, तो वो फिर खुश होती है ना। और इस श्रृंखला में मैंने अपनी सास को भी सिखाया कि अम्मा इतना सीख लो, आप बोलना इतना तो आप करना सीखो। और उस जमाने के होने के बावजूद भी उन्होंने कभी एतराज नहीं किया था। तो मेरी देवरानी थी जो मतलब जब उनकी शादी हुई थी वो 8वीं करके आई थी, फिर हमने उनको 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट कराया, उनकी जॉब लगवाई और आज वो पैसा कमा रही हैं, अपने परिवार को बहुत अच्छे से चला रही हैं। तो सशक्तिकरण जो है मेरे ख्याल से वो केवल एक तरह से नहीं होता है। हम रामायण में भी बैठते हैं तो रामायण हमको पढ़ना पड़ता है। तो जब तक आपको पढ़ने नहीं आएगा आप रामायण कैसे पढ़ोगे? भजन आप सुन के सीखते हो और जब हम लिख के आपको दे देते हैं कि आज हम ये वाली लाइन पे करेंगे तो उसको भी पढ़ने आना चाहिए। तो यहाँ से जब नारी सशक्त बनेगी, यहाँ से जब पढ़ी लिखी होके आएगी तो उसकी एक मेजॉरिटी अपनी अलग से हो जाएगी। सर्टिफिकेट वाइज ही केवल हम पढ़े लिखे नहीं हैं, समझदार भी हमको होना पड़ेगा। एक अच्छे समाज की संरचना स्त्री तभी कर सकेगी जब स्वयं को बहुत स्वस्थ और अच्छे से लेकर चल सकेगी। मेरा ऐसा मानना है। झांसी की रानी कि अगर हम आज बात करें पुराने समय की, यदि वो खुद तलवार लेके ना निकली होती, तलवार चलाना वो ना चाहिए होती, वो ना सीखी होती, तो इतना बड़ा युद्ध नहीं होता अंग्रेजों के खिलाफ। और आज इतिहास में जो स्वर्णिम अक्षर में उनके नाम लिखे गए हैं वो हमें पढ़ने को नहीं मिलता। अगर हम आज की बात करें तो इंदिरा गांधी को ले लीजिए आप, सुषमा स्वराज को ले लीजिए आप, ऐसे बहुत तेरे। अगर हम और आगे चले तो देखिए बॉलीवुड से जया भादुरी को ले लीजिए, हेमा मालिनी को ले लीजिए। तो जो कलाओं से जुड़ने के बाद भी राजनीति से जुड़ रहे हैं तो आफ्टर ऑल वो एजुकेटेड थे तभी तो आ रहे हैं। कंगना रनौत, अभी आप ले लीजिए कंगना को, जो इतनी तेज तलवार मंडी से बनी है, बहुत बढ़िया। हाँ, तो मेरा यही है, मेरा तो एक ये आपके माध्यम से निवेदन है सभी महिलाओं के लिए कि आप खुद के लिए सोचें और खुद को आगे लाने की बात करें, तब कोई आपके लिए सोचेगा। यदि आप खुद को पीछे की लाइन में खड़े रखेंगी, पुरुष के पीछे ही रहेंगी, पुरुष का पीछा होना बहुत अच्छा है, क्योंकि हम तो देखिए कहीं ना कहीं से हर जगह प्रतिबंधित रहते हैं, चाहे हम बेटी के रूप में हो, बहू के रूप में हो, बहन के रूप में, इवन देन हम माँ के रूप में भी हैं। वो हमारी एक हैबिट में है कि हमारा बच्चा क्या चाहता है, हमारा पति क्या चाहता है। तो हम ये नहीं कह रहे कि उस श्रृंखला को आप तोड़ के नष्ट करिए, क्योंकि घर की परिवार की बनावट वैसी ही होनी चाहिए। हम जब उनके साथ चलेंगे तभी हमारी बात बनेगी। हम लता हैं, हमेशा हम ऐसा मानते हैं कि महिलाएं लता की तरह होती हैं, बेल की तरह। उनको एक सहारे की जरूरत है, उस सहारे पे ही वो धीरे 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 शीर्ष पे चढ़ेंगी। तो उनका साथ छोड़ना नहीं है, उनका साथ लेके ही हमको आगे बढ़ते जाना है। और हमारी कला, मेरे पतिदेव अगर अच्छे विचारों वाले नहीं होते,
अगर उनके नज़र में मेरे अंदर जो गुण है उसको परखने की कला नहीं होती तो शायद आज हम इस आपके बगल में बैठ के अपना ये साक्षात्कार नहीं दे रहे होते। तो आज वो हमारे बीच तो नहीं है, हम प्रणाम उनको कर रहे हैं कि उन्होंने इतना मौका दिया इस जनकपुर की भूमि को मेरे कर्म भूमि में तब्दील करने के लिए। ये उन्हीं का आगे बढ़ाना है। मेरे ससुर जी का स्नेह, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, हमारे परिवार का विश्वास हमारे साथ जो रहा वही मुझे आगे लेके गया। तो मेरी एक अपील है हर स्त्री से कि अपने परिवार को साथ लेकर के, अपने भाई को, अपने बहन को, ये सब पूरा एक मैके का भी एक अच्छा, जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई ऐसा वाक्य हो जाए जिससे ससुराल पक्ष आपका नाराज हो और तब हमें मायके की ज़रूरत पड़ती है। तो यदि उस समय में हमारे भाई का, हमारे भाभी का, हमारे पिता का, हमारे माता का स्नेह और संबल हमको मिलता है तो हम स्त्रियाँ बढ़ चढ़ के आगे हो जाती हैं। और मेरे जीवन का भी एक पक्ष ऐसा रहा जहाँ पे थोड़ा कभी हम लचर हुए थे, लेकिन मेरे माता पिता ने बहुत अच्छे से संभाला दोनों हाथों से। और आज 12 साल हो गए मेरे पति के बिछोह के, वो हमारे बीच नहीं रहे, परंतु मुझे कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि वो नहीं है। उनके बताए हुए मार्ग पे निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, उनकी दी हुई सीख के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं और शायद आपके शब्दों में कि कामयाब भी हो रहे हैं। बहुत अच्छा लगा हम बात करके, और काफ़ी ज्ञान का भंडार है। एक ही फील्ड में, जितने फील्ड में आप जो है मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा नॉलेज है। बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। और जैसे आप मातृभाषा का उपयोग कर रहे थे, हम कुछ तो नहीं पता, अपनी छत्तीसगढ़ी भाषा का एक जिक्र करना चाहूँगा। हमारे मीडिया में एक खास कार्यक्रम रहता है छत्तीसगढ़ी जनौला। अच्छा, तो अगर आप कुछ छत्तीसगढ़ी आता होगा तो मैं पूछना चाहूँगा। मैम कोशिश करेंगे। तो मैं पूछूँ बेटा? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है मैम ऐसा, एक ठन थारी में 2 ठन अंडा, एक गरम और एक ठंडा। एक बार बोलना चाहूँगा, एक ठन थारी में 2 ठन अंडा, एक गरम और एक ठंडा। बताओ क्या चीज़ में? अगर बहुत कंफर्म तो नहीं है, लेकिन अगर गलत ना हो तो शायद सूरज और चांद। अच्छा, कैसे मैम? सूरज गर्म होता है और चांद ठंडा, और आकाश थाली हो गई। वाह। और उसमें 2 अंडे। वाह, बहुत बहुत सुंदर है। मैं तो भाई ज्ञान का भंडार है, तो बहुत आसानी से जवाब दे दिए। चलो, ये तो बहुत अच्छा लगा मैम आपसे। एक और अंतिम सवाल रहेगा मैम आपसे जी। और ये अभी हमारे मीडिया में भी चल रहा है अभी। एक सवाल है मैम जिसको हम हर किसी से पूछ रहे हैं, सबका अलग अलग जवाब आ रहा है, वो है जीवन क्या है? तो आपके अनुसार जीवन क्या है मैम? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण और विस्तृत सवाल। जीवन आप स्वयं को प्रमाणित करने अपने कर्मों के अनुसार, यही जीवन है। मनुष्य का जीवन, जो जीवन तो हर जीव का है, चाहे कीड़ा मकोड़ा हो, पतिंगा हो, पक्षी हो, जीव जंतु हो, जानवर हो, और सर्वोपरि इंसान। तो इंसान के जब हम इंसान के रूप में जन्म लिए हैं, मैंने एक जगह सुना भी है कई बार और पढ़ा भी था। हम चूँकि साइकोलॉजी और सोशल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, जी। मैं भी इसलिए ज़्यादा, हमारे एक सर हुआ करते थे जब हम ग्रेजुएशन कर रहे थे जी। मेरी प्रारंभिक शिक्षा दिल्ली में हुई और लखनऊ में मेरा जन्म हुआ था। और पिताजी हमारे उस समय कई जगहों पे काम कर रहे थे। जी। और अंत में बनारस के पास मऊनाथ भंजन का नाम आपने सुना होगा, वहीं से पूरी शिक्षा हमारी हुई। सोनी धापा इंटर कॉलेज हमारा इंटर तक का रहा कॉलेज, और उसके बाद हम DCS के डिग्री कॉलेज से MA की डिग्री ली। तो ग्रेजुएशन जब हम कर रहे थे, समाज शास्त्र जो सर हमको पढ़ाते थे, प्रोफेसर साहब, वो कहते थे कि मनुष्य अलग कैसे है और उसके जीवन को कैसा होना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना अपना जीवन है, सबका अलग अलग जीवन है।
हम किसको सही और किसको गलत आंकें। तो स्वयं के जीवन को एक अच्छे पैमाने पे लेके अगर चल रहे हैं, धर्म, समाज, परिवार, सबसे पहले तो देखिए परिवार, पहले मैंने खुद को पहले सबसे पहले रखा हुआ है कि पहले हम खुद, उसके बाद हमारा परिवार। खुद के लिए अगर नहीं सोचोगे, यदि मुझे ही कुछ हो जाए तो मेरा परिवार कैसे पलेगा, कोई दूसरी आए तो मेरे बच्चों को कैसे पालेगी, एक सवाल है ये। इसलिए स्वयं, और स्वयं के बाद परिवार, परिवार के बाद हमारा मोहल्ला, समाज, समाज के बाद हमारा नगर, और नगर के बाद हम जहां भी जाते हैं इन सारे लोगों को जोड़ते हैं और इस तरह से भारतवर्ष बनता है। तो वसुधैव कुटुंबकम जो हमारे समाज की रचना हुई है, इसमें जीवन को जब हम धर्म के अनुसार चलाएंगे, अपने धर्म को सशक्त करके और उसके अनुसार ही चलेंगे, है ना, तब भी जाके हमारा जीवन सफल होगा। तो हम इसीलिए हम कहते हैं कि इकोनॉमिकली मजबूत होना बहुत जरूरी है, तभी तो जीवन सफल होगा। आज का जीवन तो पूरा आर्थिक व्यवस्था पे ही निर्भर है। तो यदि आप किसी और के ऊपर निर्भर है तो आपका जीवन बेकार हो गया। 5 रुपए आपको मांगना है, 10 रुपए मांगना है, तो पहला सब क्या करोगी? तो क्या करोगी कि व्याख्या करते करते तो काम चला जाएगा धरातल में। मांगना बुरा नहीं है, लेकिन मांगने पर सवाल होना बुरा है। क्या तुमको इतना विश्वास नहीं कि मैं 5 रुपए क्या करूंगी? क्या तुमको, जैसे हम जब पिताजी से कहते हैं कि पापा 10 रुपए दे दो, तो होते होंगे कुछ ऐसे पिता जो पूछते होंगे। हमारे पिताजी ने कभी नहीं पूछा। उनको इतना विश्वास था कि हमारी बिटिया पैसा मांग रही है तो कुछ उसको काम ही होगा। पतिदेव ने भी कभी नहीं पूछा। उनको भी इतना विश्वास था कि अगर पैसे मांग रही है तो उसको कुछ काम नहीं होगा। तो ये जो एक विश्वास जो आपका रहता है परिवार के प्रति, वो दिनों दिन आपको आगे बढ़ाता है। तो जीवन को एक नदी की तरह चलने दीजिए, निर्विवाद, से विवाद मत लाइए। जीवन चलने दो, वही चलता है जो, वही तो जीवन है। रुक गया तो मृत। एकदम सही। तो उसको निर्विवाद चलने दो, धारा प्रवाह चलने दो, जैसे एक नदी निर्मल पानी की तरह बहने दो। वाह। अगर उसमें ब्रेक लगाओगे तो पानी में सड़न होगा, है ना। तो जैसे आप उस पानी को रोकोगे, उससे बिजली बनाओगे तो उसका यूज होगा। तो यदि वहां पे बंधन लगाते हो तो उसका यूज करोगे, अन्यथा उसको बहने दो। जीवन यही है। जीवन को तो क्या हम परिभाषित कर पाएंगे, हम कोई साधु संत तो है नहीं, पर जितना हम जानते हैं मेरे हिसाब से हर व्यक्ति का जीवन अपना है। जैसे मेरे बच्चे हैं, हम अपना ही उदाहरण दे पाएंगे, क्योंकि किसी के साथ क्या, आपके साथ क्या परेशानी हम नहीं जानते। पर मेरे बच्चा अगर चाहता है कि मैं गीत गाऊं तो गाओ, तुम्हारे अंदर ये टैलेंट है, मैं लिखूं। मेरी लड़की चाहती है कि मैं समाज के लिए कुछ करूं। यदि हम यहाँ पे कहें नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी बच्चा छोटा है, आपको नहीं करना चाहिए, तो फिर वो वहां से हमसे बताएगी नहीं और करने का प्रयास करेगी। तो यहाँ पे छुपाव, दुराव, है ना, मानसिक उसके अंदर भी एक बदलाव आएगा कि अरे हमको छुपाना है, नहीं बताना। तो मत ये कीजिए, उसका सहयोग कीजिए। जब उसका मन भर जाएगा वो खुद वहीं आएगी, है ना। तो जो डाल पे बैठता है पंछी ना, उससे उड़ के दूर नहीं जाता, वो लौट के वहीं आता है। ये कहावत कही गई है और ये एकदम पूर्णतः सत्य है। जी। तो जीवन को जो समस्याएं तो आएंगी भाई, समस्याएं अगर नहीं आएंगी, जैसे आप मीठा मीठा खाओगे तो आप खट्टा तीखा कैसे जानोगे? उसके स्वाद को लेने के लिए तीखा और खट्टा भी आपको खाना पड़ेगा। इसी तरह दुख और सुख से ओत-प्रोत होते हुए उन समस्याओं का समाधान निकालते हुए ही जीवन हमको जीना है। हाँ, बस निर्विवाद अपना रहो, किसी विवाद में मत फंसो। और अचानक अगर कोई विवाद आ जाता है तो एक रास्ता ढूंढो कि हम इससे बाहर कैसे हो, सरल तरीके से जीने की कोशिश करो। कोई दिखावा, कोई बनावटीपन मुझे नहीं लगता कि जरूरी है। सही बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं आपसे 1-2 सवाल और करूँगा। पूर्ण शिक्षा कहाँ तक क्या आपका, और डिग्री मतलब, और साथ ही ये भी जानना चाहेंगे आपका हॉबी क्या है, इंटरेस्ट किसमें है? तो दोनों सवाल के दौरान बताइए। MA BEd मेरा MA BEd एजुकेशन रहा, हिंदी से MA है। और करीब 84-85 में मेरी डिग्री मुझे मिली।
इसके बाद मैंने बीएड भी किया, डीएड भी किया। और हॉबी बहुत है जैसे कि म्यूज़िक, हाँ इंटर तक मेरा म्यूज़िक था। तो मुझे गाना गाना, डांस करना बहुत पसंद है, गरीबों की मदद करना सबसे ज़्यादा। मेरे पास जी, मेरे पास करीब जी 50 से ऊपर ऐसे बच्चे हैं जो बिल्कुल फीस नहीं दे पाते मेरे विद्यालय। ये जान के बहुत हाँ, बिल्कुल नहीं दे पाते, एकदम निःशक्त है वो। मतलब हम 20% उन बच्चों की बात नहीं कर रहे जो आरटी से रिलेटेड है, ये तो गवर्नमेंट की तरफ से है ही हमारे पास। इसके अलावा कुछ ऐसे बच्चे हमारे हॉस्टल में भी हैं और हमारे मतलब स्कूल में भी हैं ऐसे बच्चे जो फीस नहीं दे पाते हैं। लेकिन मेरे तरफ से उनसे कभी ये नहीं कहा जाता है कि दोगे तभी स्कूल आओगे, तुम आओ पढ़ो, जब होगा देना, नहीं होगा देख लो। बहुत सुंदर विचार। तो मैंने आपसे पहले ही कहा कि एजुकेशन केवल हमको तख्ती पे लिख के नहीं चाहिए, हमको उसको क्रियान्वयन करना होगा। तो ईश्वर ने अगर इतना हमको दिया है कि हम किसी को इस चीज़ से भर सके, किसी की झोली में ज्ञान भर सके, तो पैसा ही कोई बहुत ज़रूरी नहीं। तो ये तो दो आदमी हुआ, और कुछ है? एक तो सिंगिंग बन गया, एक हेल्प करना लोगों के, और डांसिंग, तीन बस। और बाकी नॉलेज का भंडार। अच्छा, तो मैंने यहाँ बहुत अच्छा जिक्र किया म्यूजिक का, तो एक आध दो लाइन सुना देते जो आपको अच्छा लगता हो सॉन्ग, तो बहुत अच्छा। देखिए अभी वृंदावन से आए हैं जी, और अभी एकदम कृष्ण कृष्णमय हुए हैं, तो ज़रूर छोटा सा एक उन्हीं के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो काला एक बांसुरी वाला, वो काला एक बांसुरी वाला, सुध बिसरा गया मोरी रे, सुध बिसरा गया मोरी। वाह, बहुत बहुत सुंदर आवाज है। एक आध और अगर फिल्मी धुन, ये तो धार्मिक हो गया, फिल्मी धुन में मुकेश कुमार, लता मंगेशकर, किशोर जी का ऐसा। अच्छा, ऐसा तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे यूं भुला न पाओगे, हो तुम मुझे यूं। बहुत सुंदर। ये मोहम्मद रफ़ी जी का सॉन्ग है, बहुत सुंदर है। मैं नाम 3 लीजेंड का लिया, लेकिन आपने भी उनके गाए हुए बहुत मेरे हस्बैंड को मेरा गाना बहुत पसंद था। अब आप जिक्र कर दिए तो छोटा सा, उनको मेरे मुंह से ये गाना बहुत पसंद है। मेरी हर चीज़ में वो हैं, आज भी हैं। हम कभी ये नहीं मानते कि वो नहीं है मेरे साथ। शायद यही ऊर्जा हमको आगे बढ़ने को प्रेरित करती है हर पल। बहुत सुंदर लगा। इतना लंबा आपसे बात भी हो, लेकिन कहीं कुछ बोरिंग नहीं हुआ, कहीं कुछ कट नहीं हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो एक दो और सॉन्ग अगर छत्तीसगढ़ी में आता है हमको सॉन्ग की। छत्तीसगढ़िया ममता चंद्राकर, अलका चंद्राकर, ऐसा तो नहीं, बच्चे लोगों को कुछ कुछ सिखाते रहते हैं। हेलो हेलो, वाह बहुत सुंदर गाना है, दिलीप सोलंकी जी का है। ते हेलो हेलो बोले मैं हाल गयो, फोन करके मोनी खटा देती है। चलो बहुत बहुत सुंदर लगा। एक और मेरा जिक्र रहेगा मैम, मैं भी क्या है आर्टिस्ट, कला जगत
कलाकार दुनिया सुन तो गाने वाने का अच्छा शौक रखता हूँ। एक और बहुत अच्छा गाना गा दीजिए जो आपको पसंद हो, कोई एक और। क्या अभी तो गाना एक बहुत अच्छा हम लोग किए जी थे। जी जी। मेरे बच्चों को हम सिखाते हैं जी बहुत ज़्यादा, ये गाना मुझे बहुत पसंद है, छोटे बच्चों के लिए। जी। देखिए भूल भी रहे हैं अभी। कैसे है, दीप से दीप जलाते चलो, ज्ञान की कैसे प्रेम की गंगा बहाते, ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। वाह भी बहुत बहुत सुंदर लगे हुए आपसे बात करके। एक अंतिम सवाल में जो हमारे चैनल में रहता ही है, अगर आपके मन में और कुछ बात छूट रही होगी तो जो हमारे दर्शक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपको सुन रहे हैं, तो उनको आप हमारे मीडिया के माध्यम से और क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं छूटा तो नहीं है, वैसे आपने लगभग सारे पहलुओं को टच किया है, पर बस मेरा संदेश प्रत्येक नारी को, प्रत्येक व्यक्ति को, कि किसी को पीछे मत खींचो, कभी मत खींचो। गलतियां तो हर किसी से होती हैं, उनकी गलतियों को उजागर मत करो, उनकी विशेषता को पहचानो और उस विशेषता से उसको आगे ले जाने की कोशिश करो। समाज में हम सभी अपने लिए कुछ ना कुछ जीविका के लिए कार्य कर रहे हैं, उसमें प्रतिस्पर्धा मत लाओ। जो जिस काम में अच्छा है वो बढ़ता रहे और अपने लिए जरूर स्वयं से प्यार करना सीखो। जब स्वयं से प्यार करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे और तभी समाज की संरचना कर पाओगे। वाह, बहुत बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके आज, और बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका अपना कीमती समय देने के लिए। बहुत धन्यवाद, आप यहाँ आए और आपने इस काबिल समझा कि मुझे सुने, और हमारा सौभाग्य होगा मैम। और मैं तो यही चाहूँगा अपने मीडिया के माध्यम से नेक्स्ट टाइम बहुत आपसे और बैठूंगा मैं एक बार, अगर समय चाहा तो मैं और एक बार आपसे और रूबरू होना चाहूँगा। बिल्कुल, जब आप आए स्वागत है आपका। तो पुनः बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो साथियों, आज हमारे बीच थे जनकपुर क्षेत्र से, लगभग हम सरगुजा संभाग में भी कह सकते हैं काफी चर्चित है मैम, और इनका तो मैम बोले कि काफी पहलू पे हम जाने, लेकिन कुछ कुछ और पहलू बचे हुए हैं जो हम अगले कार्यक्रम में करेंगे। और यहाँ तक का जो बात की काफी अच्छा लगा, और ये जो इंटरव्यू है ये विशेष रूप से जो है अब कैसे कहें, हर वर्ग को देखना चाहिए। आप मैडम का चाहे पत्रकारिता में ले तो जो रिपोर्टर भाई हैं उनको ये वीडियो जरूर सुनना चाहिए। अगर वो स्कूल क्षेत्र में है तो जो बच्चे CGPSC, PSC, SSC या IAS की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी देखें। एक हाउस वाइफ हो, एक गृहिणी हो, या युवा जो नारी शक्ति है उनको भी ये इंटरव्यू जो है देखना चाहिए, क्योंकि मैडम ने जो है लगभग सभी पहलू में जो है बहुत अच्छा बताया, यहाँ तक कि राजनीति के बारे में भी बताया। तो ये इंटरव्यू को मिस मत करिए और अंत तक जरूर देखें, और इसी उम्मीद के साथ बने रहें TGB मीडिया के साथ। हम मिलते हैं अगले कार्यक्रम में एक ऐसे ही और नामचीन हस्ती और नारी शक्ति के साथ। तब के लिए धन्यवाद, बने रहें TGB मीडिया के साथ। मैं अमित कुमार, धन्यवाद।